दिल्ली में ऑपरेशन भी हुआ उनका। मैंने बाबा साहब की एक 2 वीडियो बनाई थी। 25,000 फॉलोवर से 18,000 फॉलोवर्स रह गए। अच्छा, कम हो गए। मैंने फिर उनसे झगड़ा किया कि तू भोपाल में आके तो दिखा, तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगी, तेरी गर्दन काट देंगे, तेरी ये कर देंगे वो। मैंने चंद्रशेखर भाई को जब बताया तो भाई डायरेक्ट कॉल किया था एसपी कप्तान साहब को कि भाई मनुष्य जलाने पे कौन सा केस लगता है, आप मुझे जरा पढ़ा दीजिए। भगवान दई देवता ऐसी कोई चीज नहीं होती है। आज मैं उनको भूल चुकी हूँ, ना मैं उनको मानती हूँ, तो आज मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में, एक और नए मेहमान के साथ। आज हम जिससे मिलाने जा रहे हैं आपको, वो खुद अपना परिचय देंगे। आज मैं उनका परिचय नहीं दूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों का परिचय दे चुका हूं, तो मैं खुद मैम से उनका परिचय करवाता हूं। तो मैम अपना परिचय दें। सबसे पहले तो आप सभी को जय भीम। मेरा नाम एकता सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले से आती हूँ। और जैसे मैं बोलूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा मैम, मैं अक्सर देखता हूँ आप समाज के लिए काम करते हो। इस समाज में जागरूकता अभी भी आपने वो फैलाई है जो आप चाहते हो, या फिर है अभी, मतलब आप कहीं ना कहीं कमी दिखती है? कमी अभी है, बहुत सी कमी है अभी समाज में, जिसको हमको पूरी करनी है। जागरूक करना है समाज को। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद मैं अकेले इस काम को नहीं कर सकती हूँ, मुझे समाज की ज़रूरत है। पर फिर भी जितना मुझसे हो सकता है समाज के प्रति मैं वो काम कर रही हूँ। समाज को जागरूक करने के लिए, खासकर अपनी महिलाओं को जागरूक करने के लिए, बेटियों को जागरूक करने के लिए, बाबा साहब की जो विचारधारा है, हमारे महापुरुषों की जो विचारधाराएं हैं, उनको फैलाने का मैं काम कर रही हूँ। पर मुझे लगता है कि हमारे समाज में और भी ऐसी बहनें हैं, उनको भी आगे आना चाहिए समाज में, जो बढ़ चढ़कर समाज के भी जाएं, हिस्सा लें। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि आपने जो पूछा ना कि समाज को जागरूक करना, तो मुझे लगता है क्योंकि बाबा साहब ने भी एक बात कही थी कि मैं उस कौम की तरक्की उस नजरिए से देखता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो जब तक हमारे समाज की महिलाएं समाज में नहीं आएंगी, पुरुषों के कंधों से कंधे बराबर से चलकर काम नहीं करेंगी, तो वो कौम तरक्की कभी नहीं कर सकता है। क्योंकि वहाँ की महिलाओं को आना पड़ेगा। महिलाएं तो आती हैं, अगर मैं एक बात बोलूँ, महिलाएं आ भी रही हैं। तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहूँगी कि हमारे जो समाज के जो पुरुष है ना, वो महिलाओं को आगे आने भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, उसका क्या कारण है ऐसा? कारण मैं बोल दूं कि कारण कुछ ना कुछ तो ये हमारे समाज के जो तमाम वो नेता हैं, जो समाज के ठेकेदार बने बैठे हैं आज, जो समाज के ठेकेदार अपने आप को समाज के नेता बोलते हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि आज का युवा आगे आए। चाहे वो युवा महिला हो या वो भाई हो कोई या लड़का हो। क्योंकि उनको ये लगता है कि आजकल के बच्चे अगर समाज में आने लगे, अगर हिस्सा लेने लगे, तो हमारी समाज में वैल्यू कम हो जाएगी, समाज हमें पूछना कम कर देगा। उनकी सोच है। पर मुझे लगता है कि आप समाज के बीच कब तक रहोगे? युवाओं को तो आना पड़ेगा। युवा आज नहीं तो कल आएगा। तो मेरा मानना यह है कि आप युवाओं को भी आने दें, महिलाओं को भी आने दें। अच्छा, समाज अपना समाज करता है इस काम को, या फिर अन्य समाज करते हैं? मुझे लगता है कि ये मेरा समाज ही करता है। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे जो सर्वर समाज में भी महिलाएं होती हैं, उनके कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो या किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, और सर्वर समाज की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और वहाँ के लोग, जो वहाँ के पुरुष जाते हैं, वो उनको महिलाओं को आगे बढ़ाती है। पर हमारे समाज में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। मैं कहूँ तो हमारे समाज में हमारी महिलाओं का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है कि बस महिलाओं के नाम पर आप वोट मांग सकते हो, महिलाओं के नाम पर राजनीति कर सकते हो। पर महिला जब आगे आ रही है तो महिलाओं को ये लोग आगे नहीं निकलने देते हैं। अच्छा, आपके मन में कैसा आया कि मुझे अपने समाज के लिए निकलना? मैं शुरू से बताऊं, स्टार्टिंग से बताऊं? स्टार्टिंग से बताओ। कि कुछ लोगों का मानना ये भी रहता है कि कुछ लोगों के सवाल मुझसे ये रहते हैं कि तुम्हारे पीछे कौन है ऐसा कि जो तुम आज यहाँ आई हो, जो तुम इतना बोलती भी हो, समाज की भी जाती हो। तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से आज अपनी पूरी जीवनी बताती हूँ, क्योंकि ये मौका अगर मुझे मिला है तो मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगी। सबसे पहली बात, मैं एक गरीब परिवार से आने वाली लड़की हूँ जी। मेरे पापा ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं। जो ज़्यादातर आपने सुना होगा कि जो गरीब होते हैं अक्सर वो मैं अपने घर में सबसे बड़ी भी हूँ, वो अक्सर ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा गरीब, जो ज़्यादा ऊंचा सोचते नहीं है कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं।
तो मैं आपको बताऊं इस चैनल के माध्यम से 18 वर्ष की आयु में मेरा शादी कर दी गई। आपकी? जी। मेरे पापा जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती, पापा ईख से चलने का काम करते थे, इसलिए पापा ने 18 वर्ष की आयु में ही मेरी शादी कर दी गई। एक लड़का देखकर अच्छा खासा कर दी गई। और आपको मैं बताऊं, मैं इतनी कि बच्चे को जितना शुरू से पढ़ाया जाता है ना, जो बच्चे को सिखाई, जो बच्चे घर में देखता है, मैं पूरी पाखंडवाद, पूजा पाठ, सब चीज़ में मैं लिप्त थी। 18 वर्ष की आयु में मेरी शादी कर दी। इतनी ना समझ नहीं थी, इतनी अकल भी मुझे नहीं थी। लॉकडाउन के समय पर मेरी शादी हुई थी। तो पर जिस घर में मैं शादी करके गई थी, मैंने पहले दिन ही एक चीज़ नोटिस करी कि ज़्यादातर मैंने अपने यहाँ देखा है कि हमारे यहाँ कोई बहू आती है या कोई लड़की दूसरे घर से अपने घर आती है तो उसको मंदिर में लेकर जाते थे, उसका मंदिर में माथा टेकते थे। पर मैंने इस चीज़ को वहाँ नोटिस किया जब मैं अपने सासरे गई थी कि मुझे किसी मंदिर में नहीं लेकर गए, बल्कि मैंने देखा कि बाबा साहब की अलमारी बनी हुई थी एक, उसमें बाबा साहब की तस्वीरें, महापुरुषों की तस्वीरें, फ़ोटो रखी हुई थी। मुझे वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया और कहा कि यहाँ अपना मत्था टेक लो। तो मैं एकदम शॉक्ड थी। उनके कहने पे मैंने करा ये काम, मैंने हाथ जोड़ लिया। मैं ज़्यादा जानती नहीं थी बाबा साहब को, मैंने मत्था भी टेका हुआ। फिर उसके बाद मेरे मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे। 2 दिन बाद मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन भी किया, मम्मी किस घर में शादी कर दी है तुमने, यहाँ तो ना कोई भगवान की तस्वीर है, ना ही कोई मंदिर है, ना यहाँ के लोग कोई पूजा पाठ करते हैं, ना और बल्कि विरोध करते हैं इस चीज़ का। पता नहीं कैसे परिवार में आपने मुझे डाल दिया। ये मेरे सवाल थे, क्योंकि मैं भगवान को उस टाइम में बहुत मानती थी। पर 30 दिन बाद जो मेरे हस्बैंड थे, उनका नाम था विकास, उनका नाम विकास है, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम करना क्या चाहती हो। मेरे मन में सवाल था कि ये पूछ क्या रहे हैं, मतलब मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही थी उनकी बात को। तो मैंने उनसे बोला कि आपके कहने का मतलब क्या है, मुझे आप विस्तार से बताइए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि सुनो, चूल्हा चौका सब करते हैं, घर में काम सब करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लाइफ में ऐसा करो कि दुनिया तुमको मेरे नाम से नहीं, मैं तुम्हारे नाम से जाना जाऊँ। उनकी ये सोच थी। आपके हस्बैंड की? मेरे हस्बैंड की ये सोच थी, क्योंकि तुम्हारी 18 वर्ष की आयु, अभी तुम्हारी आयु भी नहीं है, इंटर करी अभी तुमने, तुम पढ़ना चाहती हो, तुम नौकरी करना चाहती हो, तुम करना क्या चाहती हो। तो मुझे थोड़ी खुशी हुई थी, तो मैंने बोला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। उनने मेरा BA में एडमिशन कराया। एडमिशन के बाद मुझे कंपटीशन की तैयारी करी। मैंने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस लाइन में जाना चाहती हो नौकरी की। फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे पुलिस मैन बनना, मुझे तो पुलिस मेरी इच्छा थी कि पुलिस की वर्दी मैं पहनूं। तो फिर उन्होंने मुझसे एक बात कही, तो उनकी सोच थी ये कि अगर आपको पुलिस में जाना है, अगर आपको वर्दी पहननी है तो उच्च लेवल की तैयारी करो। क्योंकि उनका मानना ये था कि जो कांस्टेबल होते हैं, महिला कांस्टेबल होती हैं, जो छोटे पद पे काम करती हैं, उनका शोषण होता है। तो उनका मानना ये था कि अगर आपको तैयारी करनी है तो SI की करो या इससे ऊपर की तैयारी करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे को एडमिशन भी करा दिया, मेरे कंपटीशन की तैयारी में ही चल रही थी, हम अच्छे से कर रही थी मैं पढ़ाई। फिर इसी बीच एकदम मेरी कंपटीशन की तैयारी के लिए उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया। मैं कोचिंग भी जाती थी। और मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे हैं, तो वो अपनी ड्यूटी से आने के बाद शाम को एक टाइम उन्होंने बना लेता कि 8 बजे से 10 बजे तक मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है। पर मैं थोड़ा पढ़ने में थोड़ा मतलब कमज़ोर नहीं बोलूँगी, मतलब मुझे पढ़ने में मन नहीं लगा था। इंटरेस्ट नहीं आता था। मतलब वो आज मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं अच्छे से पढ़ती थी। दूसरे दिन से उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, मैं नहीं बताती, मैं भूल जाती थी। तो फिर इसी बात पे हमें झगड़े भी होते थे। हमें जब भी हस्बैंड वाइफ में जो अदर टाइप के झगड़े, हमें पढ़ाई के लिए झगड़ा होता था कि वो चाहते थे कि मैं पढ़ूँ, मैं पढ़ लिख के कुछ करूँ, पर मेरे दिमाग में वो चीज़ आती ही नहीं थी कि हाँ मैं पढ़ लूँ मन लगा के। नहीं, हमें झगड़ा इस बात से चलता रहा। मैं कोचिंग जाती थी, फिर मैं फ़ोन था मेरे पास, तो मैं फ़ोन में अपने पास यूट्यूब वीडियोस देखती थी। यूट्यूब वीडियो में आपने देखा होगा कॉलेज लाइफ स्टोरीज, लव स्टोरीज, ऐसे स्टोरीज आती थी जिसमें से हम देखते थे। तो एकदम मेरी इच्छा जागी कि नहीं, मुझे भी अब यूट्यूबर ही बनना है। तो मेरा एकदम मन किया, मैंने अपनी डिमांड भी रखी तो कुछ दिन बाद कि मेरे को यूट्यूब पे काम करना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है। क्योंकि एक्टिंग करना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज में, स्कूल में भाग लेती थी, काफ़ी कार्यक्रमों में मैंने एक्टिंग भी किया, डांस भी किया, इसलिए मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता था। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यूट्यूब पे मुझे काम करना है, मेरा एक चैनल बना के दो मुझे, और मुझे यूट्यूब पे अच्छा सा काम करना है। तो उन्होंने मुझसे बोला, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी यूट्यूब पे, पर उन्होंने मेरी खुशी के लिए
कि चलो ठीक है, मैं एग्री हूँ इस चीज़ से। पर मैंने उनसे ये बोला, मैंने कि आपको भी मेरे साथ काम करना पड़ेगा मेरे चैनल में, मैं किसी और के साथ काम नहीं करूँगी। तो हमने अपना ड्रीम क्वीन करके एक चैनल बनाया, जिसमें मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को लिया, मेरे मासी के बच्चे रहे थे, हमारे दोस्त भी रहे थे, ऐसे करके हमने चलाया। लगभग मैं बोलूँ 1 महीने के अंदर हमने अपने चैनल को ग्रोथ कर लिया था, काफ़ी अच्छा हमारा चैनल चलने लगा। पर इसी बीच एक घटना हुई, मेरी एक नंद थी, बड़ी बहन थी, मतलब हमारे हस्बैंड की बहन, उनकी शादी हो चुकी थी, पर उनके हमें पता चला वो बीमार थी काफ़ी समय से। जब उनका चेकअप हुआ, पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। तो एकदम इस परेशानी से पूरा परिवार एकदम वो हो गया सदमे में, क्योंकि एक ही बहन थी उनकी, तो पूरा फैमिली एकदम वो हो गई कि ये क्या हो गया अचानक से। तो हम सारे लोग सैड हो गए। दीदी को लेकर हम दिल्ली गए थे, दिल्ली में ऑपरेशन भी हुआ उनका। हमने बहुत कोशिश करी थी दीदी को बचाने की, पर दीदी नहीं बची। जिस सदमे से फिर हम पूरा परिवार बिखर सा गया और फिर टूट गया। जिसके बाद फिर चैनल पे हमने काम करना अपना बंद कर दिया, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा था किसी चीज़ में। फिर चैनल हमने बंद कर दिया अपना। उसके बाद दीदी हम ख़त्म हो गई, हम दिल्ली से घर आ गए। हमारी दीदी का एक बेटा भी है, आज लगभग 4.5 साल का है। जब मेरी शादी हुई थी, जब वो 2 महीने का था, और जब से दीदी बीमार थी, पर हमको उनको बीमारी का नहीं पता था। मैं लगभग दीदी के बेटे को अपने साथ ही मैंने रखा। मैंने उसका खाना पीना पालन पोषण जो होता है सब मैंने ही करती थी। उसकी नानी भी हैं, वो हम लोग ही मिलके करते थे। आज वो लगभग 4.5, तो उसको मैं ही रखती हूँ, मेरी पूरी फैमिली रखती है। ऐसे करके चलता रहा। फिर अचानक से फिर उन्होंने मुझसे बोला कि देखो अब जो हुआ सो हुआ। हमने बहुत संभाला अपने एक दूसरे को। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम पढ़ाई चालू करो, फिर से करो अपनी लाइफ के लिए कुछ। मैंने फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट किया, मैं कोचिंग जाना स्टार्ट किया मैंने। पर अब कहते हैं ना कि जब एक बार इच्छा हट जाए तो फिर मन नहीं करता है। मैं कोचिंग जाती थी, फिर मेरा दिमाग वहीं चलता था वीडियोस पर। मैं वीडियोस बनाती थी। मैं कोचिंग में जाती हूँ, मैं कोच सर नहीं आए उससे पहले मैं अपनी रील्स वगैरह देखने लग जाती थी। तो फिर मैंने एक दिन बोला, मैंने कि मुझे भी पढ़ाई अभी नहीं हो पा रही है, मुझे थोड़ा समय दो, मुझे वीडियो पे ही काम करना है। तो मैंने इंस्टाग्राम पर ही अपना ड्रीम क्वीन करके चैनल बनाया। उस पर मैं फिल्मी गानों पर वीडियो बनाती थी। फिल्मी गानों पर मैंने काफ़ी समय तक वीडियो बनाई। मेरे भी लगभग 25,000 फॉलोवर्स थे। एज मैं कोचिंग भी जाती थी, पढ़ाई भी करती थी, वीडियो भी बनाती थी। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड मुझसे बोलते हैं कि देखो अब तक आपने जैसा बोला मैंने वैसा किया, आपकी सहमति से मैं सहमत रहा, अब एक बार आप मेरे कहने से मैं जो कह रहा हूँ आप वो करो। मैं कि ठीक है, बताइए आपको क्या करना है। कि अब ये फिल्मी गानों को आप साइड में रख के आप समाज के लिए कुछ करो, आप समाज के प्रति जागरूक हो, समाज के लिए जागरूक करो। मैं कि ठीक है। उनने मुझसे कहा बाबा साहब के लिए वीडियो बनाया करो। मैंने बाबा साहब की 2 वीडियो बनाई थी। 25,000 फॉलोवर्स से 18,000 फॉलोवर्स रह गए। अच्छा, कम हो गए। मैंने फिर उनसे झगड़ा किया। मैंने कि ये क्या करवा दिया। मैं अच्छी खासी मेरे 25,000 फॉलोवर्स हुए थे। मैंने कि ये पता नहीं तुमने वीडियो, क्योंकि मुझे बाबा साहब अपने महापुरुषों के बारे में नॉलेज कुछ भी नहीं थी। मैं इतने पाखंडवाद में लिप्त थी कि मैं जन्माष्टमी तक का भी मैंने व्रत रखा। मैंने बाबा साहब की वीडियो बनाना स्टार्ट तो कर दिया, फॉलोवर्स मेरे कम हो गए। इस बात से मेरा झगड़ा भी हुआ, नहीं पता नहीं कहाँ किन की वीडियो आप बनवा रहे हो, मेरे फॉलोवर्स और कम हो गए। तो फिर उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि आप चिंता मत करो, आप मेरे कहने पे इस काम को जारी रखो, क्योंकि ये वो समाज है, अगर इसने आपको पहचान लिया तो यही समाज आपको आज ऊपर उठा के बिठा देगा। मैं कहा चलो ठीक है। मैं कंटिन्यू काम करती गई, मैं बाबा साहब के प्रति वीडियो बनाती गई, गानों पे वीडियो में बनाती थी। फिर एक दिन आया, जैसे कि आपने सुना होगा 12 फरवरी वाला आंदोलन। वो आंदोलन आया। आज इस चैनल के माध्यम से अगर मैं धन्यवाद दूं तो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के सुनील अस्ते जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनका ही मेरे पास मैसेज आया था कि बहन 12 फरवरी के आंदोलन के लिए आप कोई ऐसी वीडियो बनाओ जिससे कि वहाँ पब्लिक तक संदेश पहुँचे, पब्लिक वहाँ पहुँचे। मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे पता नहीं किसका मैसेज आया है। तो उन्होंने पूरी उनका हिस्ट्री निकाला कि ये तो वो हैं। तो फिर मैंने वीडियो, उन्होंने मुझे बताया था, स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे लिख के दी थी कि ऐसे ऐसे तुम बोल दो, मैंने वही सेम बोल दिया। अब उस वीडियो के कमेंट में सबसे देखने को मुझे क्या मिला, जो मनुवादी लोग हैं वो तो मुझको उल्टा सीधा बोल ही रहे थे कि तू भोपाल में आके तो दिखा, तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगी, तेरी गर्दन काट देंगे, तेरी ये कर देंगे, वो तमाम उल्टी सीधी बातें।
पर दुख मुझे इस बात का हुआ तो उन कमेंटों में कुछ मेरे समाज के लोग थे जिन्होंने मुझे गलत कमेंट किया था कि ये लोग तो सिर्फ वीडियो तक ही हैं, मतलब बहुत टॉर्चर किया था उन कमेंटों में। फिर मैंने उन कमेंटों को थोड़ा सीरियस लेते हुए मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि मुझे 12 फरवरी के आंदोलन में जाना है। उन्होंने मेरी बात को सुनते हुए कहा कि ठीक है। मैं, मेरा मासी का लड़का और मेरे हस्बैंड, हम तीनों भोपाल के लिए निकल गए। पर हम अपने घर पर झूठ बोल कर गए थे, क्योंकि हमारे घर वाले कभी इतनी दूर के लिए एग्री होते ही नहीं। इसलिए हमने बोला कि हमारा आगरा पेपर है, हम पेपर देने जा रहे हैं। तो हम 12 फरवरी के आंदोलन में चले गए। फिर वहाँ मैंने एक चीज़ देखी, लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ मैंने देखी और मैं एकदम देख के हैरान थी। मेरे को समझ नहीं आया था कि ये यहाँ क्यों आए ये लोग। जब मुझे वहाँ पता चला कि ये अपने हक और अधिकार की लड़ाइयों के लिए यहाँ बैठे हैं, जब मैंने कुछ भाइयों से पूछा, कुछ राजस्थान से, कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ बिहार से, इतनी दूर दूर से लोग, वहाँ महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे और जेंट्स भी थे जो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए वहाँ बैठे हैं। तो ये चीज़ देखकर मुझे एकदम अचंभा हो गया। फिर मैंने अपने मन में, फिर मैंने भाई चंद्रशेखर जी को वहाँ सुना। जब उनकी बातें मेरे दिल को छू गई और वहाँ की पब्लिक ने जो वो देखा, मैंने वो बातें मेरे दिल को छू गई। जब से मैंने अपना मन बना लिया था कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि नौकरी करूंगी तो इससे सिर्फ मेरा ही लाभ होगा, मेरे परिवार का ही लाभ होगा, मैं अपने लिए ही कमाऊंगी, समाज के लिए कुछ नहीं कर सकूंगी। तो जब से मैंने अपने मन में मन बना लिया कि अब मुझे समाज के लिए ही जागरूक करना है, समाज के बीच में ही रह के मुझे काम करना है, मैं जो भी करूंगी अपना जो भी मेरा जीवन है वो समाज के लिए है। तो जब से, और फिर मेरे हस्बैंड ने एक स्पीच भी दी थी मेरे को लिखने की कि अगर तुम्हें मौका मिले तो 12 फरवरी के आंदोलन में तुम बोलना। मैं कहा ठीक है। पर वहाँ भीड़ इतनी थी, मैं पहली बार गई, मुझे कौन जानता वहाँ, तो किसी ने नहीं, मतलब मौका ही नहीं, क्या वहाँ टाइम नहीं था क्योंकि इतनी लाखों की संख्या में भीड़ थी। पर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं कैमरा चालू करता हूँ, तुम मंच के नीचे ही बोलो। मैं कहा ये ठीक रहेगा? कि हाँ ठीक रहेगा, तुम बोलो। मैंने वहाँ बोला। जब मैंने वहाँ बोलना स्टार्ट किया तो पब्लिक, आस पास की पब्लिक मेरे पास आके खड़ी हो गई, मुझे सुनने लगी। तो मेरे को और अच्छा लगा। इस जगह से ही मेरा संघर्ष स्टार्ट हुआ। इस जगह से ही मैंने, आपने सुना होगा, मैंने मध्य प्रदेश में तमाम सम्मेलन किए, राजस्थान के अंदर सामाजिक न्याय सम्मेलन काफ़ी हुए, जिन मंचों से मैं बोली। क्योंकि मेरे हस्बैंड एक बात बोले थे, जब वीडियो बना रहे थे, कि कोई बात नहीं, तुम्हें आज इस मंच पे जगह नहीं मिली क्योंकि यहाँ पब्लिक ज़्यादा थी, पर एक दिन ऐसा होगा कि इससे भी बड़े बड़े मंचों से तुम बोलोगी। तो उनकी बात सत्य निकली। मैंने पहली शुरुआत राजस्थान में की, राजस्थान में भादरा से, भादरा के मंच से मैं बोली। अगर मैं बोलूँ तो माँ का योगदान दूँ राजस्थान में, मैं राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान मेहरा भैया, लाला मेघवाल भैया, सुनील भारती भैया, लोमनेश बौद्ध, ऐसे करके तमाम मेरे वो भाई हैं राजस्थान के जो भीम आर्मी के कट्टर सिपाही हैं, उन लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया। उन लोगों ने मुझे बड़े बड़े मंचों पे जगह दी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुझे सम्मान दिया। क्योंकि चंद्रशेखर भाई की तो 12 फरवरी के आंदोलन में जो भाई ने, मैं पहली बार मिली थी, मुझे पहले डर लग रहा था कि यार इतने बड़े व्यक्ति है, मुझसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि कैसी सोच रखेंगे। जब पहली बार मेरे भैया से मिली थी ना, तो भैया ने एकदम इस तरीके से मुझसे बात की जैसे कि भैया पता नहीं मुझे कब से जान रहे हैं। तो उनकी वही बातें मुझे दिल को छू गई और जब से मैंने मन बना लिया कि अब मैं जो भी काम करूंगी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए करूंगी, उनकी विचारधाराओं पे चलने का काम करूंगी, उनकी विचारधाराओं को फैलाने का मैं काम करूंगी। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई, वहीं से मैं समाज के बीच जाने लगी। फिर मेरे को ऐसे भाई मिले जो मेरे साथ चले, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हर जगह नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारा घर चलाने वाले सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं, उनको छोटा बच्चा भी देखना है, परिवार को भी देखना है, और फिर मैं इतनी दूर दूर जाती हूँ, उसका खर्चा भी हमको ही देखना होता है। जिसकी वजह से मेरे सफ़र में मेरे भाई मिले, जिन भाइयों का अगर मैं नाम बोलूँ तो हाथरस से ही हैं, मेरे सोनू भाई थे, नितिन भाई थे, जो मुझे स्टार्टिंग में मिले। फिर उसके बाद तो आज मेरे साथ चल कर आए मेरे विवेक भाई, मेरे मोंटी भाई, और मेरे और भी भाई हैं, अतेश भाई, अंकुश भाई, और भी ऐसे तमाम भाई हैं जो आज मेरी ढाल बन के मेरे साथ खड़े हैं, जो मेरे सगे नहीं हैं पर मेरे सगे से बढ़कर नहीं है, कम नहीं है मेरे लिए, जो हमेशा मेरे लिए सगी बहन जैसा मेरा दर्जा देता है और मेरा हर संघर्ष में मेरा साथ देते हैं। आपने चंद्रशेखर भाई से क्या उम्मीद लगा रखी है? मैंने चंद्रशेखर भाई से यही उम्मीद लगा रखी है कि समाज में जो हमारे शोषण और अत्याचार हो रहा है
क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसको अगर ख़त्म कोई कर सकता है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, क्योंकि इसी उम्मीद से मैं उनके साथ हूँ। लोग उनको अपना नेता मानते हैं पर मैं उन्हें अपना नेता नहीं मानती, मैं उनको भाई मानती हूँ। अब तो चंद्रशेखर भाई सांसद भी बन गए हैं, जीत भी चुके हैं, जी तो आपको तो बेहद खुशी हो रही होगी, क्योंकि जी जितना हाँ। आप उनको मतलब क्रेडिट दे रही हैं हर चीज़ में। नहीं बिल्कुल, हमें तो खुशी बहुत ज़्यादा है। लगभग हमने तो भाई के लिए 1 महीने में लगभग प्रचार भी किया था कि बस कैसे भी करके भाई जीत जाएं, एक बार संसद में पहुंच जाएं, क्योंकि हमारा समाज का एक कोई ऐसा मजबूत सिपाही होना चाहिए जो हमारे समाज में शोषण और अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा सके। तो वो एक केवल और केवल मुझे लगता है वो चंद्रशेखर भाई। हमारे समाज के तमाम सांसद हैं, विधायक भी हैं, पर ऐसा कोई नहीं है कि जो हमारे समाज में जो अत्याचार और शोषण हो रहा है उनके खिलाफ कोई आवाज उठा सके। वो केवल और केवल भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो ना तो सरकार से डरते हैं, ना इसी प्रशासन से डरते हैं, किसी से भी वो नहीं डरते हैं। आप स्टोरी प्रमोशन करते हुए मैंने आज तक नहीं देखा आपको। क्या आपको पैसा पसंद नहीं है या फिर समाज के डर से नहीं करते हैं आप? स्टोरी प्रमोशन पैसे की बात नहीं है। पैसा पैसा तो देखो पसंद किसको नहीं होता है, सबको पैसा पसंद होता है। पर बात यहाँ आ जाती है कि अगर हम गलत चीज़ को प्रमोशन करेंगे या तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। बात रही प्रमोशन, क्योंकि मेरा जो चैनल है, जो मेरा आईडी है, वो समाज के प्रति जागरूक करने वाली आईडी है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी आईडी पे कोई ऐसी गलत चीज़ पड़े जिससे मेरे समाज में नेगेटिव चीज़ें जाएं। इसी की वजह से मैं नहीं करती। बात रही पैसे की, तो वो तो मुझे ही पता है कि मेरे हस्बैंड कैसे मुझे कहाँ से कैसे करते हैं। एक एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास कि घर में कुछ भी नहीं होता है और मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे हस्बैंड कहीं ना कहीं से इधर उधर से लेके और मुझे भेजने का काम करते हैं। ऐसी बहुत दिक्कतें आई हैं। लोग कहते हैं कि अरे लड़कियां कुछ नहीं करती शादी के बाद। मैं कहती हूँ अगर हस्बैंड अच्छे हो ना तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को, मैं गाड़ी के ऊपर बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड भीड़ में बैठ के मेरी खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। मैं मंच पे बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड लास्ट की भीड़ में खड़े होकर मेरे को सुनते हैं। तो उनका संघर्ष तो मैं कभी नहीं, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ ना उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत और संघर्ष मुझे यहाँ तक लाने के लिए, सच्ची बता रही हूँ कि उनके जो हमारी दीदी थी उनके इलाज के लिए हमारे पास जितना पैसा था हमने सब लगा दिया। हमारा मकान था हमने वो भी बेच दिया कि हमारी बहन बच जाए कैसे, पर वो नहीं बची। तो आज मेरे हस्बैंड पे पैसे की भी शॉर्टेज आई। इसकी जब से उन्होंने के पास पैसों की कमी आई है ना, तब से उन्होंने अपने कपड़े तक खरीदना बंद कर दिया है। सच बोल रही हूँ, क्योंकि उनको सिर्फ ये कहना होता है कि तुम सक्सेस हो जाओ। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, वही डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या पहनना है। अगर मेरे पास नहीं है तो मुझे दिलवाएंगे, पर खुद नहीं लेंगे। खुद जो पुराने पहने कपड़े हैं ना उन्हीं को पहन के चल देंगे। बोलते मुझे कोई नहीं देख रहा है, तुमको देखना है, तुम दिखने चाहिए। तो हमेशा वो मुझे आगे करते हैं, खुद पीछे रहते हैं। पर आज तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ। आज जो भी है ना, मैं कहूँ वही है जो कुछ भी है, क्योंकि आज संघर्ष उन्हीं का है मुझे, क्योंकि उनको सिर्फ ये देखना है कि मैं कैसे भी करके सफल हूँ और समाज के लिए कुछ अच्छा करूँ, और जिससे कि उनका नाम हो, और जिससे कि दुनिया जो कहती है कि हस्बैंड कुछ नहीं कर सकते या हस्बैंड बेकार होते हैं, वाइफ कुछ नहीं कर सकती है शादी के बाद, उनको ये लगता है कि मुझे उन सब लोगों को गलत करना है, गलत साबित करना है। अगर लड़की अच्छी हो और हस्बैंड उसको समझने वाला हो, या लड़की हस्बैंड को समझने वाली हो, तो हम दुनिया जीत सकते हैं। तो ये उनकी सोच है, उनका संघर्ष है। बस मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत संघर्ष है उनका। जो भी हूँ मैं आज उन्हीं की वजह से हूँ। आपके ऊपर एक केस भी रजिस्टर हो गया था, मैंने देखा, जो आपने मनुस्मृति को जलाया था काफ़ी टाइम पहले। तो उस केस को लेकर आपके ना मतलब मन में कुछ रहा होगा या परिवार में खींचतानी रही होगी कि आप ये क्यों किया, अब हम पुलिस केस लड़ेंगे, कुछ ऐसा रहा हो? सबसे पहली बात तो हमें ये पता ही नहीं था कि मनुस्मृति किताब जलाने से हम पे केस लग जाएगा। मेरे हस्बैंड ने ये वीडियो देखा था, क्योंकि हाथरस में जो व्यक्ति था जिसने गलत टिप्पणी की थी चंद्रशेखर भाई के लिए और हमारे बाबा से, तो मेरे हस्बैंड ने इस वीडियो को देखा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये ऐसे ऐसे चैलेंज कर रहा है, एक तो तुम इसका जवाब दो। मैं कैसे दूँ? किताब थी मेरे पास मनुस्मृति की, वही मुझे लेके गए थे और उन्होंने वो कहा कि तुम इस तरीके से वीडियोज़ बनाओ। मैंने बनाई। फिर उसके बाद जो ब्राह्मण समाज के थे सारे एक हो गए हाथरस के।
जो ब्राह्मण समाज के कुछ नेताएं भी थे, उनका नाम तो नहीं लूँगी, उनके कुछ नेता भी थे, वो सब एक हो गए थे। उन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। मेरे पास पुलिस भी आती थी, LIU वाले भी फ़ोन भी आते थे, मेरे घर तक पुलिस आई। फर्स्ट टाइम था, डर भी लगा, घबराहट भी हुई, परिवार को भी डर लगा, मेरे हस्बैंड को भी डर लगा। हस्बैंड को डर इस बात का लगा था कि तुम किसी दिक्कत में नहीं आ जाओ, मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आई। पर कुछ साथी ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझे समझाया, साथ दिया कि नहीं, इन केसों से कुछ नहीं होगा। मेन बात भाई चंद्रशेखर ने साथ दिया। मैंने चंद्रशेखर भाई को जब बताया तो भाई ने डायरेक्ट कॉल किया था SP कप्तान साहब को कि भाई मनुस्मृति जलाने पे कौन सा केस लगता है, आप मुझे जरा पढ़ा दीजिए। तो इसकी वजह से दबाव ऊपर से पड़ा था कमल भाई का, विनय रतन भाई का, और भी मेरे तमाम भाई हैं जिन्होंने प्रेशर बनाया यहाँ के प्रशासन को। तो जिसकी वजह से पुलिस यहाँ की दबी, और इसकी वजह से पुलिस ने फिर मुझे परेशान करना ही बंद कर दिया। और अभी तक तो काफ़ी समय हो गया मुझे, अभी तक ना मुझे उस केस का ना कुछ पता चला है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो जब कभी आपके मन में ये आया हो कि बहुत टाइम हो गया, अब मैं थक चुकी हूँ कि मुझे आगे काम नहीं करना, कभी मन में आया हो कि समाज के लिए ये कभी नहीं आया। आगे बढ़ने की उम्मीद रहती है हमेशा? बात मुझे आगे बढ़ने की नहीं है, बात मुझे ये है कि मुझे इस समाज के लिए जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना काम करना चाहती हूँ इस समाज के लिए। ये मेरी इच्छा है। जो मेरे, क्योंकि मैंने देखा है मेरे समाज में आज भी वो बहन बेटियाँ हैं जो मेरे प्रति, जैसे मैं जो पहले सोच रखती थी, आज वो भी उस सोच को लेके बैठी हैं। मैं उनके मन से ये सोच निकालना चाहती हूँ कि भगवान दई देवता ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। आज मैं उनको भूल चुकी हूँ, ना मैं उनको मानती हूँ। तो आज मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, और शायद मुझे लगता है मैं तरक्की भी कर रही हूँ, मैं समाज में बढ़ रही हूँ। तो यही मेरी तरक्की है, समाज के बीच में जा रही, समाज मुझे पहचान रहा है, ये मेरी तरक्की है। तो अगर हम, मेरे मन में सबसे मेरा मेन पॉइंट ये रहता है कि मेरी समाज की महिलाओं को मैं जागरूक कर सकूं और उनको इस पाखंडवाद से दूर कर सकूं। ये मेरा मेन इच्छा है मेरी, जो कि बाबा साहब का भी यही कहना था कि मेरा समाज पाखंडवाद से दूर हो जाएगा, उस दिन मेरे समाज की नजरिया अलग होगा, तरक्की अलग ही होगी। आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जिससे आप होने से बहुत डरते हो? मेरा परिवार, अच्छा, मेरा पूरा परिवार है जिसको मैं कभी नहीं खो सकती, और मेरे भाई। और मेरे भाई मैं बोलूँ तो जो मेरे साथ इस समय चल रहे हैं, जिनके मैंने नाम लिए थे, मैं उनसे बस यही उम्मीद करूँगी कि जैसे आज वो मेरे साथ खड़े हैं मेरी संघर्ष की लड़ाई में और मेरी आखिरी सांस तक, वो हमेशा ऐसे ही मेरे साथ चलते रहें। अच्छा, आपने पीछे अभी एक अपने भाई लॉस भी किए थे, अभी वो शायद हाँ। खत्म हो गए थे, मैंने वीडियो देखी थी वो, तो उनकी काफ़ी याद आती होगी आपको? उनकी याद आती है क्योंकि अचानक से ये हादसा हो गया, समझ ही नहीं आता है, रात भर ऐसे निकल जाते रोते हुए, दिमाग में बस यही चलता रहता है कि अचानक से हुआ कैसे, ये कैसे हो गया, क्या हो गया, समझ नहीं आता। वो एक दिन पहले ही आया था, वो बाहर जॉब करता है मथुरा में, ताऊ जी हमारे उनके यहाँ, तो वो एक दिन पहले ही आया था और होली वाले दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। हमें इतना भी मौका नहीं मिला कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दें, पर उसका दुख तो कभी मिट नहीं सकता है हमें। पर फिर भी जो मेरे साथ जो भाई चलते हैं ना, वो हमेशा मेरा इस तरीके से ख्याल रखते हैं कि शायद मैं कहूँ कि कभी उसने भी मेरा ख्याल नहीं रखा हो, इस तरीके से वो मेरे साथ चलते, इस तरीके से ख्याल रखते हैं मेरा। अच्छा, जब ना आप घर से निकलते हो तो सबकी माँ बोलती हैं कि बेटा आराम से जाना, ठीक है? आपकी माँ क्या कहती हैं कि बेटा दिल खोल के जाओ और जल्दी से आओ? मेरे परिवार को तो टेंशन फ्री रहते हैं, वो तो बोलते हैं, मैं बस ये बोल दूँ ना कि आज मुझे यहाँ जाना है, मेरा ये प्रोग्राम है। अच्छा, कितने बजे जा रहे हो और कैसे जा रहे हो, कब तक, मतलब ये तो पूछेंगे नहीं कब तक आ जाएंगे, मैं खुद ही बोल दूँगी कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ कार्यक्रम है, समय भी लग सकता है और जल्दी भी आ सकती हूँ, चिंता ना करें आप। तो उनको तो वो मेरा परिवार मुझे भरोसा करता है, खासकर मेरे हस्बैंड मुझ पर भरोसा करते हैं, इसी वजह तो मेरे को मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली कहीं भी भेज देते हैं, और आज मैं आपके यहाँ भी आई हूँ। मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ नहीं आए हैं। एक विश्वास ही तो है ये, जो मेरा परिवार मुझे विश्वास करता है कि हम जिसको हम भेज रहे हैं वो हमारा कभी सर नीचे होने नहीं देगी। तो ये मेरा पूरा परिवार है जो मुझे भरोसा जताता है। हमने इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते समय एक सवाल पूछूंगा लास्ट में बाबा साहब को लेकर, ठीक है? बाबा साहब से आपने क्या सीखा है अभी तक? हालांकि चलते हो बाबा साहब की प्रेरणा पर, लेकिन बाबा साहब के लिए जो आपने अभी तक इतना मतलब संघर्ष कर रहे हो, उनके रास्ते पे चल रहे हो, तो उस संघर्ष को आपने अभी तक हमारे बीच में बताया सारा,
और कुछ लाइनें ऐसी बाबा साहब की जो आने वाले यूथ के साथ मतलब शेयर हों, आने वाले यूथ उसकी उन लाइनों पर चले, तो आप कुछ उनको ऐसा कुछ सुनाइए। मैंने जब बाबा साहब को पढ़ना चालू किया, बाबा साहब को सुनना समझा, तो एक चीज़ नोटिस की कि बाबा साहब ने संघर्ष किया और आज उनके संघर्ष का ही ये नतीजा है कि आज हमारा समाज यहाँ आकर बैठा है, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर भी बैठा है, अच्छे अच्छे चैनलों में भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आज आप देख रहे हो, हम काम कर रहे हैं। तो ये बाबा साहब का संघर्ष है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बाबा साहब से एक चीज़ सीखी है कि मुझे संघर्ष करना है। मैं संघर्ष करूंगी समाज के लिए, जैसे बाबा साहब ने हम सब के लिए संघर्ष किया, मैं भी संघर्ष करूंगी। तो शायद मैं बाबा साहब की तरह तो नहीं कर पाऊंगी समाज को जागरूक, ना उनके लिए कुछ बड़ा कर पाऊंगी, पर हाँ संघर्ष करूंगी, कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा, कुछ तो कुछ परिवर्तन आएगा। इसी के लिए मैं संघर्ष करूंगी और करती रहूंगी, और बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको फैलाने का मैं काम करती रहूंगी। इसलिए मैंने बाबा साहब से यही सीखा, संघर्ष। मनुस्मृति में ऐसा क्या लिखा हुआ था जो आपने उसको जलाया? मनुस्मृति में हम लोगों को नीच बताया गया है, मनुस्मृति में हम महिलाओं को नीच बताया गया है, पैरों की जूती समझा गया है। उसमें तमाम ऐसी बातें हैं जिनको आप पढ़ोगे ना तो दिल दुखेगा, क्योंकि बाबा साहब ने उस किताब को जला के कुछ गलत नहीं किया। क्योंकि उस महिलाओं को आज महिलाएं IPS ऑफिसर बनी हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री बनी, तमाम मुख्यमंत्री बनी। क्या अगर मैं पूछती हूँ कि आज मनुस्मृति होती तो क्या हम महिलाएं आज बराबरी का हकदार होता? नहीं होता। आज अगर मनुस्मृति होती क्या हमारे समाज की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार होता? नहीं होता। इन्हीं कारणों की वजह से बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया कि सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। महिलाएं केवल पैरों की जूती के लिए नहीं बनी हैं, महिलाएं इस देश पे राज कर सकती हैं। महिलाएं जो हैं पुरुष नहीं कर सकते हैं, वो महिलाएं कर सकती हैं, जो बाबा साहब ने समझा। क्योंकि बाबा साहब की भी जो धर्म पत्नी थी, बाबा साहब की धर्म पत्नी आज के समय पर, मैं कहूँ पत्नियों के लिए भी एक बात कि आज के समय पर और उनके हस्बैंड 4 पैसे कमा के लेकर आए, उसको भी वो खर्च कर दे। अगर कमाए भी नहीं तो आज के समय की पत्नी ना अपने हस्बैंड का साथ छोड़ देती है। ये चीज़ आपने देखी होगी कि ये कमाता नहीं, अपने मायके चली जाती हैं। पर हमारे बाबा साहब भी नहीं कमाते थे इस टाइम में। पर हमारी धर्म पत्नी, जो बाबा साहब की धर्म पत्नी थी, उन्होंने संघर्ष किया, कंडे छापे और बाबा साहब को विदेशों तक पैसा पहुंचाने का काम किया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बाबा साहब की सफलता का भी कारण उनकी वाइफ, उनकी धर्म पत्नी है। क्योंकि उनके दोनों का कॉमन मिला, उन दोनों की विचारधाराएं मिली, तब जाके समाज में वो दोनों परिवर्तन लेकर आए। तो इन्हीं कारणों की वजह से मेरा कहना भी यही है कि हम लोगों को एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर आप एक दूसरे को अच्छे से जाने, एक दूसरे को समझ गए, तो समाज में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। बात रही बाबा साहब की संघर्ष, मेरे बाबा साहब से केवल और केवल संघर्ष करना सीखा है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जैसे बाबा साहब ने संघर्ष किया तो इस समाज को क्या, इस देश का संविधान बना दिया। अगर मैं भी थोड़ा बहुत संघर्ष कर लूंगी तो मुझे लगता है कि मैं समाज के लिए कुछ कर दूंगी। तो इसलिए मैंने बाबा साहब से संघर्ष सीखा है। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम ना इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी भैया आपका, वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप अपने मन की बात हमने आपसे कही, और आप सभी से भी मैं ये कहूँगी कि आपकी बहन एकता सिंह आपसे ये अनुरोध कर रही है, क्योंकि मैंने आज जो भी बोला सच बोला। अगर आपको मेरी बात से सहमत हो, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करना। जय भीम, जय संविधान।